हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला पर। आप सभी कैसे हैं? आई होप गाइस ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड सुपर्ब। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही जरूरी क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल साथ ही साथ सीएचएसएल के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फटाफट से लिंक को शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे चैनल को पहली बार अगर देख रहे हैं, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए बिल्कुल। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आज हमारा स्पेसिफिकली हम बात करेंगे नरेशन और वॉइस की, और साथ ही साथ ईडीएम और फ्रेजेस के भी हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब मैं बात बता दूं, खास बात की आपका जो भी जैसे प्रीलिम्स का एग्जाम देने जा रहे हैं तो नरेशन आपका एक नंबर, मतलब एक क्वेश्चन नरेशन का आ सकता है, दो क्वेश्चन एक्टिव पैसिव का आ सकता है, या दो नरेशन का दो पैसिव का आ सकता है। ये 1 या 2 का रेशियो चलता है। ठीक है, नरेशन के टॉपिक में अब आपको क्या करना है, अब आपको जैसे ये हमारे सारे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं, नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, सब हमारा कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है, लेकिन हमें इसकी प्रैक्टिस इस वजह से करनी होती है कि एग्जाम में यही ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे कॉन्फिडेंस को क्या कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं। पहली बार में जब भी हम इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो पहले हम नरेशन और वॉइस के क्वेश्चंस को ढूंढ ढूंढ के करेंगे, क्योंकि इससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और हम आगे के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, हम आगे के क्वेश्चंस में हम कॉन्फिडेंट रहेंगे कि आगे के क्वेश्चंस भी हम अच्छे से कर ले जाएंगे। कभी कभी होता है कि जब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस वहां सेटल होने लगता है, और इससे आगे के भी जितने भी इजी क्वेश्चंस होते हैं वो भी हम गलत कर देते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, हमें ये नरेशन और वॉइस की इतनी प्रैक्टिस करके जानी है कि जैसे हम देखें तुरंत क्वेश्चन को टिक करके आ जाए और वो हमारा सही रहे, क्योंकि ये सारे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। क्लियर इतनी बात? तो आज हम करने वाले हैं नरेशन और वॉइस के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख नहीं रहे कि हमें इसमें क्या रूल है, कैसा है, क्या करना है। धीमे छोटी छोटी बातों को जानेंगे, इसके साथ में जो भी इसके जुड़े कॉन्सेप्ट हैं, और करेंगे हम प्रैक्टिस धूमधाम से। ये तो हुई हमारी आज की रामायण। अब दूसरी चीज ये है आपके लिए, दूसरी चीज ये है गाइस कि हमारा कोर्स है एसएससी सीजीएल का मोबाइल पाठशाला की वेबसाइट पे। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर 2021 में तैयारी करने की आपने सोची है एसएससी सीजीएल की, तो आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप रीजनिंग और मैथ्स के भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इंग्लिश का कोर्स लीजिए हमारे वेबसाइट से, मैथ्स का कोर्स लीजिए और रीजनिंग का कोर्स लीजिए। ठीक है, तो ये सारी बातें आपके लिए बहुत जरूरी है, इनको भी आप देखा करिए और इस लिंक को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए वीडियो को, और अगर आपने पहली बार विजिट किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करना जरूर करेंगे। ठीक है, कमेंट जरूर करेंगे वीडियो पे। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से गाइस। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ही वुड हैव रिटन दिस एसे इन टाइम। आपको इस क्वेश्चन को चेंज करना है पैसिव में या एक्टिव में, मतलब ये वॉइस का क्वेश्चन है और वॉइस के क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तब ये आपको पता होना चाहिए कि ये आपकी जो पर्टिकुलर जो भी आपका सेंटेंस है उसकी वॉइस क्या है ना, ये पता होना जरूरी है। अब आप कैसे पता करेंगे कि हमारी कौन सी वॉइस है, एक्टिव है या पैसिव है? तो आप देखेंगे कि जहां पर हमारा सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर होगा, या सब्जेक्ट को उठा करके हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यूज किए हैं, तो वहां पर हमारी वॉइस क्या हो जाती है, पैसिव हो जाती है। और जहां पर सब्जेक्ट यानी डूअर ऑफ द एक्शन सब्जेक्ट के प्लेस पर ही होगा, वहां हमारी वॉइस क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। तो अभी इस सेंटेंस की अगर मैं बात करूं, ही वुड हैव रिटन दिस एसे इन टाइम, उसने एसे लिखा, एसे लिखने वाला कौन सा है, एसे लिखने वाला हमारा ही है, तो ही हमारा सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज हुआ है, यानी कि ये वॉइस हमारी कौन सी हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। इतनी बातें तो आपको क्लियर है। ठीक है, तो ही वुड हैव रिटन दिस एसे, एसे हमारा ऑब्जेक्ट है और ही हमारा सब्जेक्ट है, तो यानी कि वॉइस हमारी हो गई एक्टिव, हो गई वॉइस हमारी एक्टिव हो गई। लेकिन अब हमें एक्टिव से पैसिव जाने में कौन सी ऐसी खास बात है जो हमें ध्यान में रखनी है? हमें ध्यान में रखना है अपना टेंस, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ध्यान में रखना है। ठीक है, टेंस ध्यान में रखना है, सब्जेक्ट ध्यान में रखना है और ऑब्जेक्ट ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ये टेंस हमारा किसमें, ही वुड हैव रिटन दिस एसे इन टाइम। आप देख रहे हो यहाँ वुड के साथ में हैव यूज हुआ है। ठीक है, वुड के साथ हैव यूज हुआ है। जब इससे हम पैसिव में जाएंगे तो हैज हैव के साथ में बीन लगा देते हैं, है ना, क्योंकि ये आपका क्या है, परफेक्ट टेंस है। तो हम जैसे इसमें पैसिव में जाएंगे, इनके साथ में हैज के साथ, हैव के साथ में क्या हो जाता है, बीन लग जाता है। बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। ढूंढो कहाँ है, वॉज रिटन है, हो नहीं सकता है ना, वुड हैव बीन रिटन है, कंसीडर करेंगे, वॉज रिटन है और रोट है, यानी कि ये तीनों ऑप्शंस नहीं होंगे, आपका बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये इसके बाद ये चेक करना है, वैसे एग्जाम टाइम में और कुछ ना चेक करना, क्योंकि कॉन्सेप्ट पता है और अदर क्वेश्चन तो है नहीं, तो यानी कि आपका ऑप्शन बी ही यहाँ पर करेक्ट है।
अगर उसके बाद क्वेश्चन है तो एक बार चेक भी कर लेना, ठीक है। तो आपको चेक उसके बाद क्या करना है, बस चेक करना है अपना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का प्लेस। तो दिस एसे यहाँ पर हमने सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज किया और ही को हमने ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यूज किया, यानी कि यहाँ पर हमने जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रिप्लेसमेंट किया है वो हमारा सीक्वेंस एकदम सही है। तो सेंटेंस का जो पैसिव वॉइस होगा वो हो जाएगा हमारा बी, दिस एसे वुड हैव बीन रिटन बाय हिम इन टाइम। क्लियर इतनी बात? तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ये क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं, कुछ इसमें नया रूल तो होता नहीं है। एक रूल आपने जो पढ़ा उसी से आगे के क्वेश्चन सारे वही क्वेश्चंस उसी रूल पर बेस्ड होंगे। तो बस इतना ध्यान में रखना है कि पहली बार जब एग्जाम में आपको नरेशन के क्वेश्चन और वॉइस के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे तो सबसे पहली बार इनको अटेम्प्ट कर लेना, जिससे इससे कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो जाएगा कि आगे के क्वेश्चंस भी आप आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। सो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। कैन वी सेंड दिस पार्सल टुमारो? कैन वी, अब वी जो डूअर है वो कौन है? वी है, क्योंकि पार्सल तो हम ही सेंड कर रहे हैं ना, तो वी हमारा डूअर है और ये हमारा सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज किया गया है। इतनी बातें करेक्ट है। और जब सब्जेक्ट के प्लेस पर हमारा सब्जेक्ट होता है तो वॉइस हमारी क्या हो जाती है? एक्टिव हो जाती है। तो यानी कि ये जो पार्टिकुलर सेंटेंस है ये भी हमारा किस वॉइस में है? एक्टिव वॉइस में है। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारा कैन है, कैन हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो ये जरा ध्यान में रखेंगे कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब कैन है इसको तो हमें रिमूव नहीं करना, ये हमारा इसी प्लेस पर रहेगा। लेकिन हम कैन के साथ पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे, क्योंकि कैन हमारा क्या होता है? मॉडल वर्ब होता है। और मॉडल वर्ब के साथ में पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमेशा हमें क्या यूज करना होता है? बी यूज करना होता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है, ठीक है। अब देखो, कैन वी सेंड दिस पार्सल टुमारो? अब हम अपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। तो कैन बी हमारा सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जाएगा, और ऑब्जेक्ट हमारा पार्सल है तो ये सब्जेक्ट के प्लेस पर आ जाएगा। यानी द पार्सल, कैन द पार्सल होना चाहिए। तो कैन द पार्सल कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? कैन बी द पार्सल है, तो यानी ये पहला ऑप्शन गलत है। कैन वी बी सेंट बाय द पार्सल टुमारो, यहाँ पर पार्सल आया नहीं है, ये भी गलत हो गया। कैन द पार्सल सेंट बाय अस टुमारो, ये भी गलत है। बी कहाँ? बी मिसिंग है, यानी कि बी सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बातें ध्यान में रखना कि मॉडल वर्ब्स के साथ में बी आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इसके पहले आप नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। सो आपको अपना टेंस देखना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रिप्लेसमेंट देखना है, आपने किया है बकायदा, तो यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ही शुड बी पोलाइट, ही शुड बी पोलाइट, उसे पोलाइट होना चाहिए। कह रहा है कि इसका बता दो हमें पैसिव वॉइस या एक्टिव वॉइस। अब ही शुड बी पोलाइट, ये हमारा किसमें है? अब इसको हमें चेंज करना, वॉइस चेंज करना। पहले मेरी बात ध्यान से सुन लो। वॉइस चेंज करने के लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट है बट ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिसिंग है, इस वजह से इसकी पैसिव वॉइस नहीं बन सकती है। नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। हमें जब भी ये देखना होगा कि हमें क्या करना है, यानी कि जो भी एक्शन हम कर रहे हैं उसका प्रभाव जिस चीज पर पड़ रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन यहाँ तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है ना, यहाँ तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो कैसे हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे? तो यानी इस सेंटेंस में नन ऑफ दिस आपका होगा आंसर। नेक्स्ट, दे आर लॉफिंग एट यू, वो हंस रहे हैं आप पर, वो आप पर हंस रहे हैं। तो यानी ये जो हंसने वाला काम कर रहे हैं ये हो जाते हैं सब्जेक्ट, और ये जिस पर हंसते हैं वो हो जाते हैं आपके ऑब्जेक्ट। क्लियर इतनी बात? तो काम तो हम वही कर रहे हैं ना, काम सब्जेक्ट ही कर रहा है, वही तो हंस रहा है। भाई मैं आप पर हंस रही हूँ, यानी कि एक्शन अभी एक्टिव वॉइस में जा रहा है, लेकिन आप मेरे द्वारा हंसे जा रहे हैं, है ना, कि आप मेरे द्वारा हंसे जा रहे हैं, तो बात हो जाती है पैसिव की। लेकिन यहाँ तो मैं ही हंस रही हूँ, तो यानी कि वॉइस हमारी एक्टिव है। अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस तो आप देख लिए, यहाँ पर आइडेंटिफाई आपने कर लिया। आप फटाफट से टेंस को आइडेंटिफाई करो। दे आर लॉफिंग एट यू, टेंस आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहता है कि जब भी मुझे पैसिव वॉइस में लेके जाना तो आप इसके साथ, एम के साथ में और आर के साथ में बीइंग लगाना, और बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना। ध्यान से मेरी बात सुनना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहता है इज एम आर लगाओ और आर के बाद बीइंग लगाओ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, ये आपका रूल कहता है। तो देख लो यहाँ पर कहाँ है, यू को आपने लिया, यू आर किया क्योंकि यू के साथ में आर यूज होता है, बीइंग यूज किया, लाफ्ड यूज किया, लेकिन आपने प्रेपोजिशन एड को मिस कर दिया, क्योंकि लाफ के साथ में प्रेपोजिशन एड आता है, तो मतलब यहाँ पर एड मिसिंग है, बाकी चीजें ठीक थी, एड मिसिंग था, यानी ये भी इनकरेक्ट हो गया। यू आर बीइंग लाफ्ड एट बाय देम, दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? देम होता है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। यू आर लाफ्ड, भाई बीइंग कहाँ है? ये भी मिसिंग है, बीइंग यहाँ पर यू आर लाफ्ड बाय अस, तो यहाँ भी एट मिसिंग है, यानी ये भी नहीं होगा, तो यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यू आर बीइंग लाफ्ड
एट यूज हुआ है, तो ये बातें हमारी यहाँ पर करेक्ट है। इतनी बातें सही है। नेक्स्ट आ जाओ। द फायर एनगल्फ द बिल्डिंग। फायर ने एनगल्फ किया बिल्डिंग को। फायर सब्जेक्ट है, बिल्डिंग ऑब्जेक्ट है, और सेंटेंस हमारा किस टेंस में है ये पहले एक बार जान लो। एन ईडी यूज हुआ है ना, एनगल्फ्ड, तो यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म में जाता है। किस फॉर्म में? सेकंड फॉर्म में जाता है। और मेरी बात ध्यान से सुनो, पहले जब टेंस देखोगे तो सोचोगे दिमाग में कि जो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो हमेशा पास्ट में यूज होता है। जो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो हमेशा पास्ट में यूज होता है। तो यानी कि सेंटेंस ये जो हमारा है, ये हमारा एक्टिव में तो है, एक्टिव में है, लेकिन ये पास्ट में है। एक्टिव में है, ये पास्ट इंडेफिनिट में है। और जब हमें पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाना होता है तो हम यूज करते हैं वॉज, फिर करते हैं वर, फिर यूज करते हैं क्या? वॉज वर यूज करते हैं, और फिर वर्ब की हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, और फिर हमारा क्या हो जाता है? सब्जेक्ट हो जाता है। अब आओ देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। बिल्डिंग सब्जेक्ट, हमने ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट के प्लेस पर रखा बिल्डिंग। बिल्डिंग हमारा सिंगुलर है, हमने वॉच का यूज किया, वॉच के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, और बाय द फायर नहीं लिखा, इन द फायर लिखा, यानी कि ये भी गलत हो जाता है। द बिल्डिंग वॉज एनगल्फ्ड बाय द फायर, यानी कि यहाँ पर बाय का यूज हुआ है। सेंटेंस का सारा स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, वॉच के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म सब कुछ हो रहा है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। बाकी के दो ऑप्शंस देख लेते हैं हम। द फायर बी बाय मिसिंग है, टू द फायर बाय मिसिंग है, यानी डी सी डी आपका गलत हो जाता है। इतनी बातें सही है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाओ। यू हैव टू चूज अ डिस्क। आपको चूज करना है डिस्क को, आपको चूज करना है डिस्क को, यानी कि आप ही यहाँ पर एक ऐसे इंसान है जो काम कर रहे हैं, आप ही को काम करना है, आप ही सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के प्लेस पर वॉइस हमारी एक्टिव है। ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में जाता है। और सेंटेंस का एक्टिव पैसिव देखा, अब देखना है हमें टेंस। अब देखना है हमें टेंस। तो कह रहे हैं टेंस यू हैव टू चूज अ डिस्क। अब ये यू हैव टू चूज अ डिस्क, यहाँ आप देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हैव है, तो यानी कि यहाँ पर हमें क्या यूज करना है? जब भी सेंटेंस में हैव आया है तो हमें यूज करना है हैज या फिर हैव, और इसके साथ में यूज करना है बीन यूज करना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। आर्टिस्ट को ले आओ सब्जेक्ट के प्लेस पर, यूज करो। अब आर्टिस्ट आपका सिंगुलर है ना, तो हैव तो होगा नहीं, आर्टिस्ट सिंगुलर है, तो यहाँ पर हो जाता है एक सेकेंड, यहाँ पर ये सेंटेंस का परफेक्ट और ये वाला नहीं यूज होगा। यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? हैज यूज करेंगे, ठीक है, या फिर हैव यूज करेंगे, वो तो आपके सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। और टू यूज करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है? मेन वर्ब्स है, मॉडल की तरह यूज हुए हैं, मेन वर्ब्स है, तो यहाँ पर टू यूज करेंगे प्लस बी यूज करेंगे, और फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? दिस हैज टू बी चूजन बाय यू हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पार्टिकुलर सेंटेंस, ये आपका यहाँ पर करेक्ट है, बी ऑप्शन। दिस हैज बीन नहीं होगा, ये तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं है। ये आपका जो सेंटेंस है, ये आपका किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ये सेंटेंस आपका किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। और यहाँ पर हैज हैव क्या है? यहाँ पर मेन वर्ब की तरह यूज किए गए हैं। ठीक है, मेन वर्ब की तरह यहाँ पर यूज किए गए हैं। इस सेंटेंस की जो पैसिव वॉइस बनेगी वो होगी हैज हैव टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगी, तो यानी बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट जाता है। बाकी हैज बीन और हैज टू, दिस हैज टू बी, टू बी, बी यहाँ पर मिसिंग है, लास्ट वाले में बी मिसिंग है, तो यानी कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अंडरलाइन ईडियम की मीनिंग बताओ। अब मैं अंडरलाइन करूंगी, अंडरलाइन हुआ नहीं है तो, लेकिन मैं अंडरलाइन करती हूँ, आप सभी को मीनिंग्स बतानी है। इस सेंटेंस की मीनिंग क्या होगी, यानी इस ईडियम की मीनिंग क्या होगी? आवर पीएम इज रिसीव्ड विद ओपन आर्म्स। ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ओपन आर्म्स, इस ईडियम की मतलब, इस ईडियम का मतलब क्या होता है? Our PM is received with open arms wherever he goes. मेरे जहां भी जाते हैं, पीएम जहां भी जाते हैं, उनको लोग क्या करते हैं? उनको लोग बाहें फैला करके उनका वेलकम करते हैं, बाहें फैलाकर वेलकम करते हैं। अगर कोई आपके घर पे आ रहा हो, ऐसे करके खड़े हैं, तो मतलब क्या होता है? ऐसे करके खड़े मतलब बात ही नहीं कर रहे हैं, मतलब गुस्से में कि मेरे घर पे क्यों आ गए। और अगर ऐसे करके मिल रहे हैं तो मतलब आप बहुत ज्यादा खुश हैं, आप बहुत ज्यादा खुश है कि मेरे घर पे कोई आया है। तो मतलब ये ऐसे करने और ऐसे करने में क्या अंतर है? ऐसे करने और ऐसे करने में ये अंतर जाता है कि जब हम गुस्से में होते हैं तो हम ऐसे करते हैं, और जब हम प्यार से किसी से मिलते हैं तो बाहें फैलाकर गले मिलकर मिलते हैं। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है ओपन आर्म्स का मतलब होता है वार्मली वेलकम करना, यानी कि खुशी से किसी का वेलकम करना। ठीक है, तो वार्मली इसके लिए कि किसी का वेलकम हम करते हैं तो वार्मली करते हैं, एंथुसियास्टिकली करते हैं, बहुत उत्साहपूर्वक करते हैं। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट
In spite of her severe accident, she took hurt and moved forward. She took hurt को यहाँ पर आप क्या करेंगे? इस idiom का मतलब क्या होता है? She took hurt. Took hurt या take hurt क्या हो जाएगा? Take hurt का मतलब क्या होता है? ठीक है, आंसर आप सभी करेंगे। Take hurt मतलब मैंने अपने दिल को पकड़ के रखा है। अगर वो कह रहा है, जैसे मान ले टेक हार्ट का मतलब क्या होता है, मान ले आप कोई काम कर, मान ले कोई लड़की है और आप चाहते हैं उसको प्रपोज करना, बार बार चाह रहे हैं, आपके दिमाग में आ रहा है, बार बार दिमाग में आ रहा है, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि आपको सक्सेस होना है। इस वजह से आप उसके पास में उसके सामने नहीं भटक रहे हैं। हाँ, दिल तो करता है कि आप जाकर के उसको बोल दें, लेकिन आप जा नहीं रहे क्योंकि आपने अपने दिल को कंट्रोल करके रखा है, अपने दिल को आपने टेक लिया है, ले लिया है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि हम अगर टूट रहे हैं तो भी हम टूटे ना, हम अपने आप में क्या, अपने जज्बातों को कंट्रोल में रखना, अपने जज्बातों को कंट्रोल में रखना। इस इडियम का मतलब होता है टेक हार्ट। टेक हार्ट का मतलब होता है जज्बातों को, अपने दिल को कंट्रोल में रखना। तो यहाँ पर आपका ये मतलब होगा, इन स्पाइट ऑफ सीवियर एक्सीडेंट शी टुक हार्ट एंड मूव्ड फॉरवर्ड, मतलब उसने अपने करेज को, अपने जज्बातों को, अपने उत्साह को, अपने करेज को उसने गैदर किया, इकट्ठा किया और वो आगे बढ़ गई। तो टेक हार्ट का मतलब होता है कि अगर आप टूट रहे हो तो आप अपने आप को क्या कर लो, अपने आप को आप साहसी बनाओ, करेजियस बनाओ और बिल्कुल टूटो ना। कोई काम ऐसा है जो आपको अपनी तरफ खींच रहा है, कोई अच्छी ऐसी बुरी हैबिट है जो अपनी तरफ खींच रही है, तो उससे आप दूर हो जाओ, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। कहने का मतलब है टेक हार्ट का मतलब है, टेक हार्ट का मतलब होता है अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। तो यहाँ पर गैदर्ड करेज आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। ट्राइंग टू फाइंड माई लॉस्ट रिंग, मेरी गुम हुई रिंग को मैं जब ढूंढने की कोशिश कर रही थी इन द कॉलेज में, इज लाइक लुकिंग फॉर अ नीडल इन द हे स्टॉक। मतलब मैं जब अपनी खोई हुई रिंग को ढूंढने का काम कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी सुई को ढूंढ रही हूँ हे स्टॉक में, जहां पर बहुत सारी गंदगी, हे स्टॉक मतलब क्या होता है, जहां पर बहुत सारी कूड़ा कबाड़ा सब कुछ भरा हो, जहां पर हे हो, हे मतलब होता है घास, हे मतलब क्या होता है घास। तो ऐसी जगह जहां पूरा घास का मैदान हो और वहां पर मैं अपनी सुई को ढूंढ रही हूँ, ऐसा मुझे लगा जब मेरी रिंग गुम हो गई। ठीक है, ऐसा मुझे लगा जब मेरी रिंग गुम हो गई तो मुझे लगा कि मैं घास के मैदान में अपनी सुई ढूंढ रही हूँ। इस इडियम का मतलब क्या होगा? घास के मैदान में सुई ढूंढना मतलब कोई इंपॉसिबल काम करना। भाई अगर घास के मैदान में आपकी सुई गिर जाती है तो मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, कभी गिरा के देख लेना। इस इडियम का मतलब समझ में आ गया ना? नीडल इन अ हे स्टॉक, घास के मैदान में, कूड़े करकट में अगर आपकी सुई गिर गई है तो कभी नहीं मिलने वाली। भाई साहब अगर घर पे गिर जाती है तो नहीं मिलती, तो कूड़े करकट में और हे स्टॉक में कहाँ मिलने वाली। यानी कि इस इडियम का मतलब हो जाएगा डूइंग समथिंग इम्पॉसिबल। पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, रीना वॉज इनफ काइंड टू हेल्प मी विद मनी एंड प्रॉपर गाइडेंस। अब आपको इस सेंटेंस को करेक्ट करना है, करेक्ट द सेंटेंस। और ये चीज ध्यान में रखिएगा कि आपके सीजीएल के एग्जाम में एक क्वेश्चन करेक्ट द सेंटेंस से आएगा। ठीक है, एरर डिटेक्शन से आपका बनेगा दो या एक क्वेश्चन बनेगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट से आपका बनेगा 2 या 1 क्वेश्चन। और आपका फिर आता है सेंटेंस कंप्लीशन आता है। ठीक है, सेंटेंस कंप्लीशन आता है। ठीक है, सेंटेंस कंप्लीशन आता है, उसमें भी आपका 2 या 1 क्वेश्चन बनेगा। ध्यान से मेरी बात को सुनना, ये सारे आपके ग्रामर के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं, सारे ग्रामर के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं। यानी अगर एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, या फिलर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, या फिर आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ये सारे आपके वही ग्रामर के कॉन्सेप्ट होते हैं जो घुमा फिरा के सारे प्रीवियस ईयर से, अभी जब प्रीवियस ईयर सॉल्व किए होगे तो इतना पता चल गया होगा कि वही के पूरे कॉन्सेप्ट आपके नेक्स्ट एग्जाम में 2-3 साल के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये आप मान करके चल सकते हो कि आने वाला जो आपका 2021 का एग्जाम है सीजीएल का, प्रीलिम्स में भी वही सारे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस बनेंगे। तो वही घुमा फिरा के ग्रामर का कॉन्सेप्ट आपको इंप्रूवमेंट में अप्लाई करना है, आपको जो है एरर डिटेक्शन में करना है, वही सारे कॉन्सेप्ट आपको एक दूसरे में क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। बस इतनी बातें हैं ना। तो आ जाते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रीना वॉज इनफ काइंड टू हेल्प मी विद मनी एंड प्रॉपर गाइडेंस। रीना बहुत ज्यादा काइंड है और टू हेल्प मी विद मनी एंड प्रॉपर गाइडेंस, मतलब इतनी ज्यादा वो काइंड है, इतनी ज्यादा दयालु है कि उसने मेरी मदद की, किससे? पैसों से मदद की और गाइडेंस से मदद की। अब ये देखो, काइंड जो वर्ड होता है ना, काइंड वर्ड होता है हमारा क्या? काइंड वर्ड होता है हमारा एडजेक्टिव होता है। काइंड वर्ड हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ठीक है, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई क्या कौन करता है? एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला हमारा होता है एडवर्ब।
एडवर्ब हमारे एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। इवन एडजेक्टिव के साथ साथ वो करता है वर्ब को क्वालिफाई और अपने आप को भी क्वालिफाई करता है, यानी अनदर एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, अनदर एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। काइंड वर्ड हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। कैसे पता चला? अभी कोई इंसान तो काइंड हो सकता है, कोई इंसान ही तो काइंड हो सकता है, और हम इंसानों की विशेषता बताने के लिए, किसी नाउन की विशेषता, प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए हमने एडजेक्टिव का यूज करना चाहा है। तो यहाँ जो काइंड है ये आपका एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब बताता है। यहाँ का जो इनफ है गाइस, ये हमारा एडवर्ब है, और ये एडवर्ब इस काइंड की विशेषता को बता रहा है। लेकिन खास बात ये है कि जब कोई एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताता है तो वो उस एडजेक्टिव के बाद में यूज होता है, वो उस एडजेक्टिव के बाद में यूज होता है। यहाँ का एडवर्ब काइंड से पहले आया है तो मतलब बात गलत हो जाती है। काइंड इनफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? काइंड इनफ होना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ क्या यूज करोगे? पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, काइंड इनफ यूज करना है। काइंडली इनफ नहीं होगा, इनफ काइंडली नहीं होगा, ये आपके तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट आ जाओ। कह रहा है the car flew off the road and fell into the valley because Amit was driving fastest। अब देखो यहाँ भी सेंटेंस को इंप्रूव करना है। चलो इसको इंप्रूव करो आप फटाफट से। क्या ये सही है? इंप्रूव करो इसको फटाफट से। द कार फ्लू ऑफ द रोड एंड फेल इनटू द वैली बिकॉज अमित वाज ड्राइविंग फास्टेस्ट, क्योंकि अमित बहुत ज्यादा तेज गाड़ी चला रहा था। देखो फास्ट वर्ड जो होता है हमारा, ये आपका होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री है। अब देखो अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो फास्ट का क्या कर देंगे? फास्टर कर देंगे, और सुपरलेटिव में फास्टेस्ट हो जाएगा, सुपरलेटिव में फास्टेस्ट हो जाएगा। लेकिन भाई पॉजिटिव ही तो है यहाँ पर, किसी से कंपैरिजन थोड़ी हो रहा है। अमित ने कार रोड पे इतना तेजी चलाया कि वो वैली में जाकर के गिर गया, क्योंकि वो वैली में जाकर, घाटी में जाकर गिर गया, क्योंकि कार उसने तेज चलाई। लेकिन कंपैरिजन किए हम, किसी से कंपैरिजन किए नहीं किए, तो यानी कि फास्ट ही होना चाहिए। जब कंपैरिजन नहीं है, पॉजिटिव डिग्री आनी चाहिए, पॉजिटिव डिग्री आनी चाहिए। हम फास्ट और फास्टेस्ट का यूज क्यों करेंगे? यानी कि यहाँ पर फास्टेस्ट नहीं होगा, क्या हो जाएगा? ड्राइविंग फास्ट हो जाएगा। और यहाँ पर ड्राइविंग फास्ट होगा या ड्रोप फास्ट होगा, ये देखना होगा पहले आपको। द कार फ्लू ऑफ द रोड एंड फेल इनटू द वैली बिकॉज इट अमित वाज ड्राइविंग फास्ट। वॉज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। फास्टली कोई वर्ड नहीं होता है, फास्टली आपका एडवर्ब नहीं होता है, एक गलत हुआ। ड्रॉप फास्ट हम करते पास्ट इंडेफिनिट में, ये भी गलत हुआ, तो यानी कि आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। और इसी के साथ साथ आप ये भी जानेंगे कि जो फास्ट वर्ड होता है बहुत ही मैजिकल वर्ड है। फास्ट की विशेषता बता दूं तो फास्ट आपका वर्ब भी होता है, फास्ट आपका एडवर्ब भी होता है, फास्ट आपका नाउन भी होता है, और फास्ट की एक लास्ट वाली जो क्वालिटी है वो है आपकी एडजेक्टिव की। तो फास्ट आपका वर्ब, एडवर्ब, नाउन और एडजेक्टिव, ये चारों पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट प्ले करता है। क्लियर? इतनी बात, बहुत मैजिकल सा वर्ड है, बहुत मजेदार सा वर्ड है, ठीक है। तो आप सभी अभी क्या करेंगे, ऐसे ही ग्रामर के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो मुझसे सीखने के लिए आप मोबाइल पाठशाला को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मैजिकल कॉन्सेप्ट्स आप मुझसे पढ़ें तो आप हमारी मोबाइल पाठशाला की वेबसाइट से कोर्सेज को आप परचेज कर सकते हैं, और जहां पर मेरा एसएससी सीजल का कोर्स है, और साथ ही साथ अगर आपको रीजनिंग पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, तो भी आप कोर्सेज को एक्सेस करके पढ़ाई कर सकते हैं। मेरा एसएससी सीजल का कोर्स आप परचेज करके बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट इंग्लिश का देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अपनी इस एसएससी सीजल की तैयारी आप हमारे साथ करेंगे जरूर, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा आपका बी, ड्राइविंग फास्ट। नेक्स्ट, इट इज डिफिकल्ट टू जज विच इज द ओल्डर ऑफ द टू ब्रदर्स। आपको इस पार्ट को करेक्ट करना है, ओल्डर को करेक्ट करना है। क्या करेंगे? इट इज डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा कठिन है जज करना। क्या करने में? विच इज द ओल्डर ऑफ द टू ब्रदर, कौन सबसे ज्यादा बड़ा है दोनों ब्रदर्स में, कौन सबसे ज्यादा बड़ा है। अब यहाँ पर आपको ओल्डर वर्ड को करेक्ट करना है। ओल्डर वर्ड को आप जब करेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि इस ओल्डर में और इस एल्डर में क्या फर्क होता है। एक वर्ड होता है ओल्ड, जिसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? ओल्डर होती है। ओल्ड आपका पॉजिटिव है, ओल्डर कंपैरेटिव है, ओल्डेस्ट सुपरलेटिव है। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, ओल्डर का यूज बड़ा होने के केस में किया जाता है और एल्डर का भी यूज
कंपैरेटिव में बड़ा होने के केस में किया जाता है। लेकिन कब ओल्डर करते हैं, कब हम एल्डर करते हैं, ध्यान से सुनना। जब भी अपने ब्लड रिलेशन के बाहर की हम बात करते हैं, मान लिया हम अपने आपको बता रहे हैं कि हम अपने बॉस से बड़े हैं, हम अपने बॉस से ओल्डर हैं, तो हम अपने बॉस से ओल्डर यानी कि हमारा बॉस के साथ में कोई ब्लड रिलेशन नहीं है ना, तो वहां हम ओल्डर का यूज कर सकते हैं। बॉस के साथ हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है तो वहां ओल्डर हो सकता है, लेकिन भाई बहनों के साथ हमारा खून का रिश्ता होता है, इसलिए हम वहां पर एल्डर का यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अपनी फैमिली के लिए आप एल्डर का यूज करोगे और अपनी फैमिली से बाहर के लोगों के लिए आप ओल्डर का यूज करोगे। तो यहाँ पर हम अपने भाई बहनों में किसी एक के बड़ा होने की बात कर रहे हैं, तो ओल्डर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, एल्डर हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका क्या होता है, करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू शुड अवेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस योर स्किल। यू शुड अवेल ऑफ, अब आपको अवेल ऑफ को करेक्ट करना है, कैसे करेंगे, अवेल, ठीक है, करेक्ट करना है, बताएं। देखो कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, पहले तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जान लो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। रिफ्लेक्सिव, आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक लाइट एक जगह पर जाती है और वहीं से घूम करके वो अन्य जगहों पर फैल जाती है। ठीक है, एक पॉइंट से गई, उसी पॉइंट से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, एक पॉइंट पे गई, जिस पॉइंट पे गई उसी पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है कि जब हम प्रोनाउन में सेल्फ ऐड कर देते हैं या फिर सेल्फ्स ऐड कर देते हैं। ठीक है, या फिर सेल्फ्स ऐड कर देते हैं। प्रोनाउन में जब हम सेल्फ और सेल्फ्स ऐड कर देते हैं तो वो हमारा बन जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ की बात सही समझ में आ गई? कब यूज करते हैं हम ये सेल्फ और सेल्फ? कब यूज करते हैं गाइस? जब देखो, जब हमारा एक्शन, जहां हमारा सब्जेक्ट और हमारा ऑब्जेक्ट, एक ही होता है, वहां हमारा क्या यूज होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है। ठीक है, वहां हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आई आपका प्रोनाउन है, यहां मैंने एक वर्ब यूज किया हर्ट और यहां पर मैंने यूज किया माई और माई के साथ यूज किया सेल्फ। मैंने अपने आप को हर्ट कर लिया। यहाँ जो सब्जेक्ट है मैं ही हूं, यहाँ का ऑब्जेक्ट मैं ही हूं, यानी एक्शन जो भी हो रहा है घुमा फिरा के वो सब्जेक्ट के ऊपर ही आ रहा है, तो वहां हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, सेल्फ और सेल्फ का यूज करके। जैसे आई लव माई सेल्फ, यानी मैंने खुद को प्यार किया, तो मैं ही खुद हूं, मैं ही सब्जेक्ट हूं और मेरा जिसको मैं प्यार कर रही हूँ वो भी मैं ही खुद ही हूं, तो बात हो जाती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। ठीक है, तो सब्जेक्ट में सेल्फ और सेल्फ आएगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो जहां भी एक्विट हम यूज करते हैं, एक्विट के साथ, अवेल के साथ, ये हमारे वर्ब्स हैं, एक्विट के साथ, अवेल के साथ, अब्सेंट के साथ, रिकॉन्साइल के साथ, ठीक है, रिकॉन्साइल के साथ, अप्लाई के साथ, एडेप्ट के साथ, रिवेंज के साथ, अवेंज के साथ। अच्छा, रिवेंज और अवेंज में क्या डिफरेंस होता है ये जरा बताइएगा आप लोग। रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना और अवेंज का भी मतलब होता है बदला लेना। रिवेंज, जब हमें किसी ने मारा और मैं उसको मारने जा रही हूँ तो मैं रिवेंज ले रही हूँ, लेकिन अगर मेरे फ्रेंड को कोई मारने जा रहा है और मैं उसकी तरफ से बदला लेने जा रही हूँ तो मैं अवेंज कर रही हूँ। इतना डिफरेंस होता है। ठीक है, सो रिवेंज के साथ, अवेंज के साथ में और आपका एंजॉय के साथ में हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा ध्यान में देखेंगे आप लोग, एक चीज और ध्यान में देखेंगे, ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंजॉय वाला होता है ये थोड़ा सा अलग होता है ना, थोड़ा सा अलग होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंजॉय वाला। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस कर देती हूँ, उसके बाद में आती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा अलग क्या होता है ये चीजें बतानी जरूरी है। ठीक है, ये चीजें बतानी जरूरी है। देखो, अगर मैं लिखूं आई एंजॉय ड्यूरिंग, आई एंजॉयड ड्यूरिंग द समर वेकेशन, देखो एक चीज ध्यान में रखना, जहां पर हमारा ऑब्जेक्ट मिसिंग है, ठीक है, जहां पर हमारा ऑब्जेक्ट मिसिंग है वहां पर हम क्या यूज करते हैं, वहां पर हम रिफ्लेक्सिव फॉर्म का यूज करते हैं। लिखा है आई एंजॉय ड्यूरिंग द समर वेकेशन, मैंने समर वेकेशन के टाइम में एंजॉय किया, लेकिन हमने देखा हमने क्या एंजॉय किया, हमने समर वेकेशन में कुछ एंजॉय किया, बात मिसिंग है ना,
कुछ है ही नहीं, मतलब कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है यहाँ पर, तो आई एंजॉयड माई सेल्फ हो जाएगा। जब ऑब्जेक्ट मिसिंग होगा, जब ऑब्जेक्ट आपका क्या होगा, मिसिंग होगा, तो वहां आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है, ठीक है, जहां ऑब्जेक्ट हमारा मिसिंग होगा। लेकिन अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे आई एंजॉयड द पार्टी ड्यूरिंग द समर वेकेशन, मैंने उस पार्टी को एंजॉय किया समर वेकेशन में, तो मतलब यहाँ पर पार्टी हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है और इसके साथ में हम कभी भी अब जब एक ऑब्जेक्ट है तो कोई रिफ्लेक्सिव फॉर्म हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन पे फटाफट से, यानी कि अवेल के साथ रिफ्लेक्सिव फॉर्म चाहिए तो अवेल आवर योर सेल्फ होगा या आवर सेल्फ होगा, ये तो तीनों होंगे नहीं। तो अब आपको देखना है अपना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा यू है तो उसी में हम रिफ्लेक्सिव फॉर्म लगाएंगे, यानी ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। A few word of gratitude are enough to express your feeling sincerely, मतलब कुछ शब्द जो है तुम्हारे ग्रेटिट्यूड के वो बहुत जरूरी हैं, बहुत इनफ है, यानी काफी ज्यादा है सिंसियरली अगर आप उसको बोल दे रहे हैं। कुछ वर्ड्स, ठीक है। आ फ्यू वर्ड्स, देखो मेरी बात ध्यान से, ये जो फ्यू होता है या आ फ्यू होता है, ठीक है, या द फ्यू होता है, ये हमारे काउंटेबल नाउन्स के साथ आते हैं और इनके साथ में जो नाउन आएगा वो हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। नाउन हमेशा प्लूरल होता है, यहाँ वर्ड जो आया है इसको आप वर्ड्स कर लो, ठीक है, तो यहाँ पर आ फ्यू वर्ड्स हो जाएगा। चलो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, She said to me, it has been raining heavily and you cannot go. उसने मुझसे कहा कि बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है तो इस वजह से आप नहीं जा सकते हैं। इस सेंटेंस की आपको, इस सेंटेंस का क्या चेंज करना है, सेंटेंस का आपको स्पीच चेंज करना है ना। ये हमारी कौन सी स्पीच होती है, ये हमारी हो जाती है डायरेक्ट स्पीच, ये हमारी डायरेक्ट स्पीच है। इसको हमें इनडायरेक्टली बोलना है तो कैसे बोलेंगे, उसने मुझसे कहा इट हैज बीन रेनिंग हैवीली एंड यू कैन नॉट गो, बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है तो आप नहीं जा सकते हो, तो कोई ना कोई कंजंक्शन हमें यूज करना होगा, तो हमने दैट का यूज किया, क्योंकि एसरेटिव में तो हम दैट का यूज करते हैं, ठीक है, एसरेटिव में हम दैट का यूज कर रहे हैं, तो दैट हमने कर दिया है। तो उसने मुझसे कहा, देखो जब भी सेड टू होता है ना तो हम टोल्ड कर देते हैं उसको, ठीक है। और अगर ये पास्ट में है, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टिंग स्पीच भी हमारी पास्ट में हो जाती है, भले वो प्रेजेंट में पहले यूज की गई हो डायरेक्ट में, लेकिन वो जब इनडायरेक्ट बनेगी तो वो भी पास्ट में चेंज हो जाएगी। तो उसने मुझसे कहा कि बहुत तेज बारिश हो रही है इसलिए मत जाओ, अब ये पास्ट में है तो मतलब इसको इनडायरेक्ट बनाते टाइम हमें इसको भी पास्ट में कन्वर्ट करना होगा, तो हमने सेड टू को टोल्ड में किया, मतलब ये हमारा पहले टोल्ड में हो गया, यहाँ तक की बात सही है, यहाँ भी ये सब टोल्ड में है। दैट कंजंक्शन यहाँ भी है, सही है, लेकिन इट हैज बीन को हमें इट हैड बीन में चेंज करना है, क्योंकि अगर पहला वाला सेंटेंस पास्ट में है तो आगे वाला भी हमें पास्ट में लेकर के जाना है, ठीक है। तो इट हैड बीन यहाँ सही है, इट हैड बीन हमने यूज किया है, इट हैड बीन रेनिंग हैवीली एंड आई कुड नॉट गो, यहाँ कैन को हमें कुड बना दिया, ठीक है। पहला वाला सेंटेंस सही लग रहा है, आगे देखेंगे आगे क्यों नहीं सही है। इट वॉज रेनिंग नहीं होगा क्योंकि हैज बीन यूज हुआ है, तो टेंस नहीं चेंज करेंगे, यानी भाई कंस्ट्रक्शन हम टेंस का नहीं चेंज करेंगे, बस उसका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये वॉज रेनिंग नहीं होगा, यानी ये भी गलत है। इट हैज बीन रेनिंग नहीं होगा, इट इज रेनिंग नहीं होगा, पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, ठीक है। आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जॉन सेड टू मी वेयर हैव यू बीन लास्ट नाइट, जॉन ने मुझसे कहा कि आप लास्ट नाइट कहाँ थे। वेयर हैव यू बीन ना, वेयर हैव यू बीन ये आपका किस में जाता है, ये जाता है प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट में जाता है और ये कह रहा है बात पास्ट की, तो यानी कि जब इसकी इनडायरेक्ट बनाएंगे तो दोनों वाले को पास्ट में यूज करेंगे हम, ये नहीं है कि इसको मैंने पास्ट में किया तो इसको प्रेजेंट में, ना बिल्कुल नहीं। अगर मैं इनडायरेक्ट बना रही हूँ तो मैं दोनों को पास्ट में लेकर के जाऊंगी, दोनों स्ट्रक्चर हमारे पास्ट में जाएंगे। ऑलरेडी सेड टू हमारा पास्ट में है, सेड टू को जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हो जाता है हमारा टोल्ड। फिलहाल इधर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन जब पूछ रहे हैं तो अपनी रिपोर्टिंग वर्ब को भी हम क्वेश्चन में चेंज कर देंगे, यानी आस्क्ड हो जाएगा। तो जॉन आस्क्ड हमने चारों में यूज किया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे जो भी हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है, आगे जो भी हमारा WH फॉर्म के जो भी वर्ड्स होते हैं उनको हम चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। जो हमारे WH वाले वर्ड्स होते हैं, WH वाले वर्ड्स नो चेंज, उनमें हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं। और लास्ट के जो इंटेरोगेशन मार्क आपने लगाए हैं उसको हटा देते हैं जब आप इनडायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है, उसको आप हटा देते हैं। तीसरी बात ये है कि जब WH वाला जो भी वर्ड होता है,
जब भी इनडायरेक्ट हम जाएंगे, जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाएंगे तो हम उसके बाद WH वर्ड के बाद अपना सब्जेक्ट यूज करेंगे और सब्जेक्ट के बाद अपना वर्ब यूज करेंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट आप फॉलो करना, ठीक है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाते टाइम WH वाला वर्ड देन सब्जेक्ट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, मतलब जो भी वर्ब यूज करना होता है वो कर लेते हैं आप। अब इधर देखो, अब हमें करना क्या है अब हमें करना है जॉन सेड टू मी वेयर हैव यू बीन लास्ट नाइट। अब यहाँ यू हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि वेयर के बाद सीधा यू आएगा, तो वेयर हैड आया है, वेयर हैव आया है, वेयर आई आया है, वेयर आई आया है, तो हम ए और बी को कट करेंगे, सी और डी को कंसीडर करेंगे। जॉन आस्क्ड मी वेयर को यूज हुआ है, वेयर का यूज हुआ है, आई हमने यूज किया है क्योंकि यू, ये जरा ध्यान में रखिएगा, आप जरा ध्यान में रखिएगा, जो फर्स्ट पर्सन होता है रिपोर्टिंग स्पीच का वो आपके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ चेंज होता है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब है ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टिंग स्पीच है। तो जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच के फर्स्ट पर्सन होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ चेंज होता है, और जो सेकंड पर्सन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होता है, ठीक है। और थर्ड पर्सन में हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं, नो चेंज। तो यानी कि ये हमारा सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है, तो हमने आई यहाँ यूज किया है, ठीक है, बात सही है। अब यहाँ हैव यू बीन दिया हुआ है, यानी कि हम पास्ट में जाएंगे तो हैड यू बीन कर देंगे, तो आई हैड बीन देयर प्रीवियस नाइट, और लास्ट नाइट को हम किसमें चेंज करते हैं, प्रीवियस नाइट में चेंज करते हैं। हम यहाँ इधर प्रैक्टिस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट का, ठीक है। हम कुछ नए कॉन्सेप्ट आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, जितने कॉन्सेप्ट है वो सब आप पढ़ चुके हो, आपको नया नहीं कुछ बताया जा रहा है, आपको इंप्लीमेंट करना है अपने कॉन्सेप्ट्स को, जो भी आपने अपनी अभी तक का 6-7-8 महीने में आपने पढ़ा है, ठीक है। सो जॉन आस्क्ड मी वेयर आई हैड बीन द प्रीवियस नाइट आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, तो डी ऑप्शन यहाँ पर क्या बन जाता है, करेक्ट बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। I am taking my children to the zoo tomorrow, she said, to see it baby white tiger। अब देखो she said मतलब पास्ट में है तो टेंस भी इधर का पास्ट में जाएगा, जो भी ये सब पास्ट में जाएगा। अगर इधर प्रेजेंट और फ्यूचर होता तो हम कोई चेंज नहीं करते अपने सेंटेंसेस में, अपने रिपोर्टिंग स्पीच में। तो पास्ट में गया तो मतलब पास्ट में जाएगा। अब इधर देखो she said, उसने कहा, ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो she said को she said ही रहने दो, यहाँ है, ठीक है, यहाँ बात सही है। अब हम दैट कंजंक्शन लगाएंगे क्योंकि हमारी बात क्या हुई है, असर्टिव हुई है। तो she said that she will क्यों लगाएंगे भाई, किधर इधर will का यूज हुआ है, नहीं हुआ है, तो will तो यहाँ नहीं होगा, ठीक है। बात हम आई वॉच में करेंगे ना, बात पास्ट की हुई है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब वुड टेक तो हुआ नहीं है भाई, वुड टेक की बात पास्ट कंटिन्यूअस में ले जाना, यानी बी भी नहीं होगा। शी वॉज को कंसिडर कर सकते हैं और इधर भी सी वॉज ही है, तो इधर हम देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। शी सेड दैट शी वॉज टेकिंग हर चिल्ड्रन यूज हुआ है ना, माई को आपको लेके जाना है हर चिल्ड्रन में, ठीक है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के साथ में, तो यहाँ पर हर चिल्ड्रन होगा, क्योंकि द चिल्ड्रन दिया हुआ है तो बात डी वाली भी करेक्ट हो जाती है, सीधा सी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। बताओ इतनी बातें अगर समझ में आ गई, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपने प्रैक्टिस कर रखा है, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, आपको प्रैक्टिस करना है, इंप्लीमेंट करना है। जितनी तेजी से मैं पढ़ा रही हूँ उतनी तेजी से, उससे कहीं ज्यादा तेजी से आप क्वेश्चंस को, नरेशन और वाइज के क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस कुछ खास नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा इजी होते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड होते हैं, कुछ नया आता ही नहीं है इसमें, कुछ नया इसमें नहीं आता है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कह रहा है, शी सेड मदर प्लीज कुक मी समथिंग नाइस टुडे। उसने अपनी माँ से कहा कि प्लीज कृपया करके कुछ बना दो, मतलब रिक्वेस्ट हो रही है, मतलब ऑर्डर हो रहा है, रिक्वेस्ट हो रहा है। प्लीज हम कब बोलते हैं, रिक्वेस्ट में बोलते हैं, चलो ठीक है। तो उसने अपनी माँ से रिक्वेस्ट किया, तो टोल्ड होगा नहीं, ऑर्डर होगा नहीं, रिक्वेस्ट है, यानी किसी ऑप्शन यहाँ पर क्या बन जाता है, करेक्ट बन जाता है। लास्ट के डी ऑप्शन को कंसीडर ही मत करो, ऐसे टिक लगा दो भाई, रिक्वेस्ट किया है ना तो रिक्वेस्टेड ही तो वर्ब में होगा, कि और कुछ करोगे, रिक्वेस्ट ही तो होगा ना। शी रिक्वेस्टेड हर मदर टू कुक हर समथिंग नाइस दैट डे, और टुडे को यूज करो दैट डे में, बस। आ जाओ 19 पे। जॉन सेड आई शैल बी 21 टुमारो, मैं हो जाऊंगा 21 का टुमारो। ये पास्ट में है, ये पास्ट में है, तो मतलब ये भी पास्ट में जाएगा। शैल का शुड करोगे, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, शुड का मतलब होता है जब हम कंपल्सन की बात करते हैं, किसी चीज को कंपल्सन में लेकर के जाते हैं तब हम शुड का यूज करते हैं। ऐसे ही इसकी जगह पर हम शुड ना यूज करके क्या करेंगे, उड का यूज करेंगे।
तो वुड कहाँ यूज हुआ है, ध्यान से देखो. She said that he would be 21st tomorrow. He would be 21st tomorrow. टुमारो को यूज करते हैं हम द फॉलोइंग डे में, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है. यहाँ पर ए सी डी आपका नहीं होगा. ठीक है. शुड का हम यूज नहीं करते. शुड का मतलब होता है कंपल्सन. किसी चीज को जब हम चाहिए के अर्थ में, कर्तव्य के अर्थ में करते हैं तब शुड का यूज करते हैं. और यहाँ शैल यूज हुआ एज इट इज, तो वो तो होगा नहीं क्योंकि बात पास्ट में गई है, तो इसको भी शुड करना था. अब यहाँ वुड बी आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन. और यहाँ टुमारो क्यों नहीं होगा, क्योंकि टुमारो को पैसिव वॉइस में हम फॉलोइंग डे करते हैं, जो कि हुआ नहीं है, तो इस वजह से आपका पहला ऑप्शन भी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाता है. नेक्स्ट, She asked, is the secretary coming to the meeting? उसने पूछा कि क्या सेक्रेटरी मीटिंग के लिए आ रहा है. उसने देखो पूछा, यहाँ पर WH नहीं है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है. WH नहीं है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है. और उसने पूछा 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 पूछा, तो यहाँ चारों में पूछा है. ठीक है. सब्जेक्ट को लिया है. अरे भैया आपको अब ध्यान में रखना है, जब भी हेल्पिंग वर्ब होती है सेंटेंस में, जब भी हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत होती है, यानी कि जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है किससे, हेल्पिंग वर्ब से पूछा जाता है. ठीक है. जब भी क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से पूछा जाता है तो एक चीज ध्यान में रखना, एक ही चीज ध्यान में रखना कि वहां पर इनडायरेक्ट स्पीच बनाते टाइम आपको इफ का यूज करना होता है या फिर वेदर का यूज करना होता है एज अ कंजंक्शन इन इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है. अब आ जाओ, क्या आपने इफ का यूज किया है, क्या आपने वेदर का यूज किया है कि नहीं किया है. ठीक है. और इसके साथ में जो कॉन्सेप्ट है वो जरा ध्यान से देखना. इफ होता है, उसके बाद वेदर का यूज करते हो, वेदर WHETHER, वो वाला वेदर नहीं, मौसम का नहीं. फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है. ठीक है. तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन होता है सेंटेंसेस का, जो भी हमारे हेल्पिंग वर्ब से पूछे जाते हैं. अब क्वेश्चन पे आ जाओ. कह रहा है कि इज द secretary coming to the meeting? तो आज टास्क यूज किया. इफ का यूज कहाँ हुआ, यहाँ इफ का यूज हुआ, यहाँ तो हुआ नहीं, मतलब ये भी गलत हुआ. यहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है. सेक्रेटरी यूज किया गया, सेक्रेटरी यूज किया गया, यहाँ भी यूज किया गया है. अब देखिए सेंटेंस ये हमारा किसमें है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, और यहाँ हमारा पास्ट का रिपोर्टिंग वर्ब है, तो मतलब आगे आने वाला जो भी होगा वो पास्ट में जाएगा. तो यहाँ इज कमिंग है तो मतलब सी भी गया. ठीक है. यहाँ वॉज कमिंग है तो ये हो सकता है, बी को कंसीडर करेंगे. ये वाला क्यों नहीं होगा, इफ द, देखो दैट का यूज हुआ है, इफ से पहले दैट नहीं आएगा क्योंकि इफ हमारा ऑलरेडी कंजंक्शन होता है, तो मतलब ये भी आपका नहीं होगा. डी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका करेक्ट हो जाता है. सी आस्क्ड इफ द सेक्रेटरी वाज कमिंग टू द मीटिंग, आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया. गाइस, तो हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं जो नरेशन वाइज और इडियम फ्रेजेस से आज के थे. ठीक है. और नेक्स्ट ऐसे ही धूमधाम की सीरीज हम लेकर के आएंगे आप सभी के एसएससी सीजन 2020 एग्जाम को क्रैक कराने के लिए. तो आप हमारे साथ बने रहिए, लिंक को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा. और आप जरूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. ठीक है. इतनी उम्मीद तो हम आपसे रख ही सकते हैं, शेयर सब्सक्राइब की. ठीक है. तो ये सब करिएगा आप लोग. और आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच गाइस. बाय बाय एंड टेक केयर.